Hello everyone, welcome to an Academy platform. So there is some network issue due to which I have to shift my classes to recorded lectures, है ना? So for 2 or 3 days I will share you recorded lectures and I will not go live. So if you have any doubt then you can ask me on my that Premier section में जो अपने comment sections होते हैं तो वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Okay? So before this, this is Spark team which is taking your doubts and which is taking your subjects like I am taking current affairs section. In the same way, Kumar Karthike sir, Vijay Pandey sir, Anurag sir, Amit Modi sir, Jisanuddin sir and Praveen sir. So all are working day and night to provide you good education. हम सभी लोग बहुत मिलकर काम कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एजुकेशन अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंचा सकें. और उसके अलावा आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि हमें करंट अफेयर कैसे पढ़ना है. तो करंट अफेयर हमें डायनेमिक प्लस स्टैटिक पोर्शन को साथ में लेकर पढ़ना होता है एंड उसी में हम सभी को समझ में आना चाहिए. ठीक है, बिगिनर टू मास्टर जो प्रोग्राम है वो बनाया ही इसलिए गया है कि आप लोगों को जो भी बेसिक्स होता है वो बेसिक से एक लेवल ऊपर लेके जाना. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हम बेसिक से एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, बिगिनर से लेके मास्टर तक हम एक लेवल ऊपर जाएंगे और एक लेवल ऊपर जाकर इसको समझेंगे कि क्या बातें हो रही हैं, है ना. और बिगिनर मतलब आप बिल्कुल शुरू हो, तो डरो मत कि आप लोग बिल्कुल नहीं आता या कुछ किसी किसी बच्चे को कुछ आता नहीं है या आता है. तो ऐसा नहीं सोचना कि मुझे दूसरों से कम आता है या ज़्यादा आता है. आपको बस इतना सोचना है कि अगर उन्हें आता है तो उन्होंने भी कभी जीरो से शुरू किया होगा. ठीक है, तो जब उन बच्चों ने जीरो से शुरू किया होगा तो उन्होंने भी डिफिकल्टी फेस किया होगा, है ना. तो वी जस्ट हैव टू वर्क हार्ड इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट स्टडी, है ना. स्मार्ट स्टडी मतलब क्या होता है, ऐसे टॉपिक को पढ़ना जो हमें लगता है कि हाँ हमारे यूपीएससी से रिलेवेंट है. अब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, मैंने 2 क्लासेस ले ली है, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट को अब उससे ज़्यादा कवर नहीं करना है ना. फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हमने देखा कि क्या वीकनेस है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ फार्मर्स एंड व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट, है ना. सो एवरीथिंग वी हैड कवर्ड देयर. अब उसके अलावा जो प्रोटेस्ट चल रहा है दैट इज़ गुड. कोई नई बड़ी न्यूज़ निकल कर आती है कि हाँ उन्होंने फार्म लॉ को ख़त्म कर दिया या फिर डिले कर दिया, होल्ड डाल दिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन निकाली, तो यू जस्ट हैव टू अपडेट दैट पर्टिकुलर नोट्स. इसके अलावा फार्म लॉ को कोई न्यूज़ चैनल, मीडिया कवरेज ये सब नहीं देखना. ठीक है, दिस विल गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, ये समझना चाहिए अपन को. तो अभी आज मैं आपको 2 इश्यूज पढ़ाऊंगा एंड द फर्स्ट वन इज ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स, जिसमें हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं या कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, तो व्हाट इज द डेटा हियर, व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, व्हाट इज मॉर्बिडिटी, व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, या फिर हम कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या होता है. एंड द सेकंड वन इज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट. तो व्हाट इज दिस रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट. फर्टिलिटी से अगर आपको समझ में आ रहा हो वर्ड से, तो फर्टिलिटी क्या होता है ना. तो रिप्रोडक्शन इज फर्टिलिटी. तो ये क्या होता है रिप्लेसमेंट रेट, फर्टिलिटी रेट, दैट वी हैव टू लर्न, है ना. Before this, I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes, and structured course. You can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. Apart from that, this is about me. My name is Tarikeshwar Jain. I am teaching you current affair and PSIR section, and this is the achievement so far, and this is the qualifications, and this is my Telegram channel from where you can collect the PDF. मैं सारी PDF यहाँ पर डालता हूँ. तो जो भी बिगिनर टू मास्टर प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे आप लोगों के लिए मिलेंगे. GS गुरुकुल की जो क्लासेस होती है वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे मिलते हैं. एंड इसके अलावा PSIR ऑप्शनल, डोंट वरी, आई विल गोइंग टू कंप्लीट दैट PSIR ऑप्शनल. अभी जो टाइम है वो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का टाइम शुरू हो चुका है, तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए ये फोकस लेकर आता हूँ कि करंट अफेयर, दिस करंट अफेयर्स और विल गोइंग टू हेल्प यू इन PSIR ऑल्सो. PSIR जो हमारा पार्ट बी है ना पेपर 1 का, देयर दिस करंट अफेयर विल गोइंग टू हेल्प यू. तो इन सबको एक हॉलिस्टिक वे में तैयारी करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज द अनअकैडमी ID एंड अपना 100+ टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आप लोगों के लिए. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलता है, प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं. जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप लोगों को बस कोड अप्लाई करना है TJLIVE, चाहे आप प्लस का कोर्स अप्लाई करें या फिर आइकॉनिक का कोर्स लेंगे या फिर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान को लेंगे, है ना. तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. अनअकैडमी 2.0 समिट होने वाला है, स्पीकर्स आपके लिए ये सारे मिलते हैं उसमें. और इसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन 7th of Feb से हमारे लिए कॉम्बैट होता है ना. तो टाइमिंग क्या है उसकी, 11 बजे टाइमिंग है. ठीक है, तो 60 क्वेश्चन, 60 मिनट, 6 सेक्शंस, 13 कॉम्बैट्स. ओके, और रैंकिंग के बेसिस पे आप लोगों को प्राइस भी मिलता है. कंप्लीट 1 ईयर का जो बैच है वो आपके लिए 1st Feb से शुरू हो गया है. 1st Feb से 1 ईयर, 2 ईयर,
6 मंथ की जो बैच है, एनसीईआरटी के बैचेस हैं, वीकेंड बैचेस हैं, सब कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक का अगर आपको कंबाइन कोर्स खरीदना है तो यहाँ पे भी आप लोगों को ये जो कोड है ये अप्लाई कर सकते हैं इन द सेम वे। प्लस एंड आइकॉनिक अगर आप साथ में खरीदते हैं प्लस का ऑप्शन, तो देन यू कैन अप्लाई हियर, है ना। तो अब पहला इशू क्या है, ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट। तो व्हाट इज दिस ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट दैट वी हैव टू सी। तो देखो, WHO है, हेल्थ की बात होगी तो WHO आएगा। कोरोना वायरस के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे जो WHO है, इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज, है ना। उनके एंटीनियो गटेरस करके एक उनके मैन वी कैन से एक अथॉरिटी है जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किए गए थे, क्योंकि उन्होंने चाइना को कंडेम नहीं किया था फॉर देयर ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, है ना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमने देखा, जिसमें यूएस भी था, यूएस ने WHO को काफ़ी क्रिटिसाइज किया, इवन यूएस WHO से बाहर हो भी गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, एक बताता है कि WHO प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी WHO ने 2019 में एक ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट करके एक गाइडलाइन निकाली थी, ठीक है। तो दिस इज नॉट ओल्ड वीडियोस, डोंट थिंक कि ये ओल्ड वीडियोस है, ये अपग्रेडेड वीडियोस ही है। मतलब ये रिलीज हुआ है 2019 में, बट ये इसमें अपग्रेड भी रहे हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या करता है, रिपोर्ट हमें कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बताता है। ये जो WHO की रिपोर्ट है ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट, तो सबसे पहले जानो कि ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट रिपोर्ट कौन निकालता है, ठीक है। तो ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट, ओके, तो व्हाट इट इज अबाउट। तो ये पर्टिकुलरली इंडिया के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है ना। तो दिस रिपोर्ट इंडिकेट्स कि जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हेल्थ, जिसमें हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कब तक हमारे जीने की क्षमता है, इंसानों की कब तक जीने की क्षमता है। तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इट इज 69.2, है ना, ईयर में। और अगर हम कहीं स्टेट वाइज बातें करेंगे तो इट कैन बी डिफर, जैसे कि आपको केरला साइड या फिर बंगाल साइड आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, बशर्ते आपको बिहार या फिर यूपी तरफ। क्यों, क्योंकि ये रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, हेल्थ कंडीशंस में जो अपना डाइटरी, जो अपना स्टेबल डाइट होता है, ये सब चीज़ें बहुत वैल्यू प्ले करता है। और आजकल खासकर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना। तो दिल्ली का जो पॉल्यूशन ज़्यादा है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा तो कम रहेगा, है ना। और यहीं पे अगर कोई जो कोस्टल एरिया रहेंगे, तो कोस्टल एरिया में फ्रेश एयर आप लोगों को ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है ना। तो फ्रेश एरिया एयर होगा, पॉल्यूशन थोड़ा सा कम रहेगा, तो यू कैन फील और यू कैन हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में कम मिलेगा, हरियाणा में कम होगा, पंजाब में उनका हेल्थ डाइट जो होता है वो घी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी चांसेस हैं कि बढ़ने का। बट क्रोनिक इलनेस आजकल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्रोनिक इलनेस क्या होता है, बीमारियां, है ना। अब इसी में आता है सेकेंड टर्म, वो है मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मतलब मरना, ठीक है। तो मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट जिसे हम बोलते हैं, तो डेथ रेट, देन मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब डिसीज रेट। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, डिसीज रेट, है ना। मतलब किस तरीके से इंसानों में डिसीज का क्या स्तर है, किस तरीके से इंसानों में डिसीज बढ़ती हैं। तो तीन चीजें ये कॉम्प्रहेंसिवली कवर करता है। सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद आता है अपना मोर्टालिटी, एंड थर्ड वन इज मॉर्बिडिटी, है ना। एंड द बर्डन ऑफ डिसीज एट ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल दैट इट डिफाइंस, है ना। अब देखो रिपोर्ट जो है ये ट्रेंड बताता है 160 डिसीजेस का फ्रॉम 2000 से लेकर 2019 तक। तो देखो 20 साल का ये पूरा डेटा है, 19-20 साल का ये पूरा डेटा है जो पूरे एनुअली जनरली सब कुछ हमें बताता है, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एंड कंट्री लेवल पे, कि हाउ इट गोज। ये जो रिपोर्ट है ये पूरे 19-20 साल का हमें कवरेज बताता है कि 160 डिसीज का जो ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब पहले कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग था, अभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो दिस शोज दैट ओनली, है ना। अब व्हाट आर द की फाइंडिंग इन दिस। तो सबसे पहले आता है इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज नाउ इट इज वी आर फाइंडिंग। तो देखो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा 10 में से अगर 10 वी कैन से एक बीमारियों की लिस्ट बनाए तो 7 ऐसी डिसीजेस हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का मतलब क्या हुआ, ऐसी डिसीजेस जो हमें मिलती हैं थ्रू नॉन कम्युनिकेशन, मतलब विदाउट इंटरेक्शन ऑल्सो ये डिसीजेस एक दूसरे में ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में 4 ऐसे डिसीजेस जो है वो बहुत ज्यादा एक लंबे स्तर पर रहती हैं। देखो कैंसर इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। बीपी की बीमारी, हाइपरटेंशन, इट इज ऑल्सो ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। देन अपना हार्ट अटैक, ओके। तो हार्ट अटैक या फिर वी कैन से कि जो हमारा कार्डियो जो डिसीजेज होती हैं वो डिसीजेस भी क्या होती हैं,
नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं। अस्थमा, अस्थमा भी एक क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है। तो ये 4 मेजर बीमारियां हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं और लीडिंग कॉज इन 2000 में हमें देखने को मिलता था, ठीक है। एंड ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस टुगेदर अकाउंटेड फॉर 74% ऑफ डेथ एनुअली इन 2019। मतलब कि 74% जो डेथ हुई है पूरे दुनिया में वो सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल ये 4 डिसीजेस में सबसे ज़्यादा हुई है। आपने देखा होगा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में है, तो पुरुषों में जो हमारा होता है ना प्रोस्टेटिक कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर है। अस्थमा पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। बीपी जो है वो हमारा लाइफस्टाइल के चेंजेस का होने के कारण बीपी, ओबेसिटी जो होता है मोटापा, है ना, तो अंडरवेट होना, ओबेसिटी होना, तो ये सारी चीज़ें बीपी के कारण बन गए हैं और बीपी के कारण ही हार्ट अटैक के कारण भी हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आती हैं एंड इट अकाउंट्स फॉर 74% ऑफ डेथ ग्लोबली इन 2019। नाउ हार्ट डिसीज हैज रिमेन्ड द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। तो इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा डेथ का कारण है, तो 74% में से लगभग 30% जो है हार्ट डिसीजेस से हमारे यहाँ पे डेथ होती है एंड वी हैव रिपोर्टेड इन द लास्ट 20 ईयर्स एंड नाउ मोर पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। अभी आपको देखना होगा पहले जब हार्ट अटैक आते थे लोगों में तो वो एज क्या होता था, 35 प्लस होते थे, और अभी जो हार्ट अटैक आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 25 प्लस भी हार्ट अटैक आने लगे हैं लोगों को। मतलब 25 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, बीपी की बीमारियां होती हैं, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो यू विल गोइंग टू फाइंड दिस डिसीजेस इन दिस पर्टिकुलर एजेस। तो अभी जो डेथ है, मतलब हार्ट का जो फंक्शन करना है, क्या होता था पहले कि लोगों के पास मोबाइल नहीं थे तो शाम को घूमने निकल जाते थे। बहुत एक बेसिक सी चीज़ है ना, बेसिक सी चीज़ है कि लोगों के पास जब मोबाइल नहीं होंगे तो वो घूमने निकल जाएंगे इंटरेक्शन करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन करने को। अभी क्या होता है, बच्चे घूमने नहीं जाते, बच्चे खेलने नहीं जाते, है ना। तो दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें लगता है कि हमारे पास मोबाइल है, हमारा बहुत बिजी टाइमिंग है, बहुत बिजी शेड्यूल है, कुछ बिजी शेड्यूल नहीं है। 1 घंटे आधे घंटे खाने के लिए, पीने के लिए और हेल्थ के लिए निकालना जरूरी है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट डिसीजेस हैज इंक्रीज मोर देन 2 मिलियन सिंस 2000। मतलब कि 16% टोटल डेथ जो है वो किसमें होती है, हमारे केवल हार्ट डिसीजेस के कारण ही होती है। अब सेकंड आता है अल्जाइमर डिसीज। तो व्हाट इज अल्जाइमर डिसीज? अल्जाइमर मतलब होता है भूलने की बीमारी। तो इट इज व्हाट, इट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अपना जो ग्रंथियां होती हैं दिमाग की, उन ग्रंथियों में डिसऑर्डर हो जाना। एंड अदर फॉर्म ऑफ डिमेंशियाज आर नाउ अमंग द 10 कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। और डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होते हैं, मतलब कि वी कैन से मेंटल डिसऑर्डर। अब ये मेंटल डिसऑर्डर इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम में जब सूर्य अस्त होता था, मतलब जब सूर्य खत्म होता था, नीचे आता था शाम के टाइम में, तो हम सभी के पास क्या होते थे, लाइट बिजली उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, मोमबत्ती में होते थे, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, एक मोमबत्ती लिमिटेड टाइम तक जलाया, एक वो जो इलाइटर होता है, सब कुछ हमने जलाया और फिर उसके बाद हम सो गए। तो जल्दी से हम उठते थे, जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे, तो हमारा जो लाइफ साइकिल होता था वो एक मेंटेन रहता था, कोई प्रेशर नहीं होता था मेंटल, कोई ऑफिस नहीं जाना, सुबह उठ के 2-2 घंटे गाड़ी नहीं चलानी जो दिल्ली में चलाना होता है, ट्रैफिक से नहीं जूझना होता था। तो ये सब चीज़ें क्या है, मोबाइल होना, लैपटॉप होना, इंटरनेट होना, ये सब हमारे मेंटल डिसऑर्डर और अल्जाइमर के बहुत बड़े क्या है कारण बन जाते हैं। अल्जाइमर होना, या फिर ये अल्जाइमर में क्या होता है कि प्रोटीन की लेयर बन जाती है हमारे दिमाग में, ठीक है, और वो प्रोटीन की लेयर हमारा जो दिमाग है वो खाती रहती है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एक थ्योरी है इसकी, बट अगर छोटे रूप में देखा जाए तो प्रोटीन की लेयर दिमाग में बन जाना और वो क्या है, खाती है उसको। ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी प्रेशर के कारण, एक्सेसिव प्रेशर होना, सोशल रिलेशन नहीं करना, लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना, तो दिस कॉज दिस डिसीजेस, है ना। और जो वर्ल्ड वाइड थर्ड इन रैंक क्या है, अमेरिका एंड यूरोप इन 2019, ठीक है। एंड वुमेन आर डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड एंड ग्लोबली 65% जो डेथ है अल्जाइमर्स की एंड अदर फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को मिलता है। वाई इट इज सो? देखो, हमेशा हम कहते हैं कि वुमेन जो है वो मैन से हमेशा, या फिर एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में उनको इज्जत नहीं मिलती, है ना। बिल्कुल सही बात है। जब आपका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहेगा तो आप लोगों को हमेशा क्या रहेगा देखने के लिए कि कोई ना कोई एक एक चीज रहती है जो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि इफ आई एम गोइंग डूइंग समथिंग गुड, तो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दैट सक्सेस, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दैट रिकॉग्निशन। और वो चीज़ें बिल्कुल सही है ना। तो महिलाओं में ये होना बहुत ही क्या है, आम बात है।
क्यों? क्योंकि उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमेशा आपको देखने के लिए मिलेंगे। टू गेन दैट और टू कम ओवर फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सोसाइटी नीड्स टू डू समथिंग, ठीक है। देन कम्स डायबिटीज। ऑब्वियसली डायबिटीज तो बहुत ही ज्यादा है, 70% जो ग्लोबली डायबिटीज है वो कब हुआ? इंक्रीज हो गया है। मतलब 20 साल में डायबिटीज 70% तक बढ़ चुका है, विद एन 80% राइज इन डेथ अमंग मेल्स। तो यहाँ पे क्या आता है? डायबिटीज में मेल का आ गया, ठीक है, फीमेल में अल्जाइमर में आ गया, है ना। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, पहले आपने काजू बादाम खाए, ठीक है, पहले आपने काजू बादाम मूंगफली ये सारी चीजें खाई है ना, उसमें भी मिठास होती है, किशमिश में भी मिठास होती है, रेसिन्स में भी मिठास होती है। वो मिठास क्या थी? नेचुरल मिठास थी, जिसमें सुक्रोज फ्रक्टोज सब नेचुरली होता था। अभी जो होता है वो सुक्रोज फ्रक्टोज नेचुरली नहीं होता। अगर आप एक खीर खाते हो तो खीर बनाना बहुत अच्छी बात है, खीर हेल्दी भी होती है, बट उस खीर की मिठास में जब हम जो चीज़ डालते हैं वो मिठास एक अलग से ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इंसुलिन है, उसको क्या है? बढ़ा देता है ना। और इंसुलिन जो है जब इम्बैलेंस होगा हमारी बॉडी में तो क्या क्रिएट करेगा? वो डायबिटीज क्रिएट करेगा। डायबिटीज से बहुत सारी बीमारियां आप लोगों को देखने को पता भी नहीं चलेगा कि डायबिटीज एक हाइपोग्लाइसीमिया होता है, एक हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। तो जब डायबिटीज मतलब शुगर का कम होना, शुगर एक आइडियल शुगर की रेंज कितनी होती है? 80 से लेके 120 होती है। अगर इससे कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, और इससे ज्यादा हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। जब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है तो वो भी बहुत दुखदाई होती है, उसमें आपको चक्कर आना, ठीक है, फटीक होना, आपको नींद आना, ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। 120 से ज्यादा मतलब जब आपने सुना होगा कि 200 300 400 500 तक शुगर बढ़ती है। अगर कोई इंसान 120 से 200 में कवर नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता है शुगर को, तो आफ्टर दैट 200 वो क्या होती है? अनकंट्रोलेबल हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी उसको अडाप्ट नहीं कर पाती है। एंड दिस टाइप ऑफ वी कैन से ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमें आए दिन देखने के लिए मिलता है। तो मेडिटेरेनियन जो पूरा रीजियन है उसमें क्या है? डेथ फ्रॉम डायबिटीज हैव मोर देन डबल्ड एंड रिप्रेजेंट करता है वो ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ऑल WHO रीजियंस, है ना। तो जितना भी मेडिटेरेनियन रीजियन है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजियन, वहां पे जो डेथ हो रही है डायबिटीज से वो क्या है? डबल हो रही है ना। एंड रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल WHO रीजियन। अब सेकंड आता है इसमें, और सेकंड डिक्लाइन क्या है? वो है कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो इट इज डिक्लाइन इन कम्युनिकेबल डिसीजेस। मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं? तो कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि मलेरिया, HIV, ठीक है, TB, दिस आर लो इनकम कंट्रीज आर स्टिल कम्युनिकेबल डिसीजेस आर प्रेवलेंट देयर। तो देखो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है HIV ऑल्दो इट इज नॉट कम्युनिकेबल। ये मत समझना कि मैंने सांस लिया और उसकी सांस मतलब एक जो इंटरेक्शन होता है उससे HIV हो जाता है, नहीं। HIV को कम्युनिकेबल इसलिए बोला गया है इन टर्म्स ऑफ, समझना WHO ने क्यों बोला है, क्योंकि आपका अगर खून जैसे ब्लड है और अगर आपको सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन करते हैं किसी इंसान से और वो ब्लड अगर एक्सचेंज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? HIV। मगर आपको डायबिटीज में या फिर कैंसर में जब आप अगर गले भी लगते हैं, कुछ भी करते हैं, गले लगना HIV का कोई कारण नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस, नहीं तो लोगों में गलत अवेयरनेस फैल जाता है। HIV जस्ट इसलिए होता है क्योंकि आपने जो ब्लेड यूज किया, उन्होंने अगर ब्लेड गलत यूज कर लिया, या फिर कोई भी एक ऐसे काम होना, सेक्सुअल इंटरेक्शन होना, इस तरीके से इंटरकोर्स होना, और वो हाइजेनिक तरीके से नहीं होना, इस कारण से ये सारी चीजें होती। कैंसर का कम्युनिकेबल नहीं होने का रीजन सिंपल है, क्योंकि वहां पे सेल एक्सचेंजेस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कैंसर में। मलेरिया में भी क्या है? मलेरिया में जो आपने पढ़ा होगा कि जो मच्छर होते हैं, है ना, मॉस्किटोज होते हैं, तो मॉस्किटोज में क्या है? एडिस एडेप्टस मॉस्किटो होता है। तो वो मॉस्किटो का इधर से उधर होना, उस कारण से मलेरिया का कारण है, ठीक है। टीबी भी वही है। दीज आर कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो देयर हैज बीन ए ग्लोबल डिक्लाइन इन डेथ। क्यों? क्योंकि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन ने एक टाइम पर रैपिड ग्रोथ देखा तो उन्होंने क्या किया? R&D करना शुरू कर दिया इन सब जगहों पे, है ना। बट रैपिड ग्रोथ इन कैंसर जब हमने देखा, या फिर हमने एड्स देखा, तो ये सॉरी रैपिड ग्रोथ इन कैंसर देन डायबिटीज हमने सब देखा, तो उस टाइम पे वी हैव नॉट एबल टू कंट्रोल दिस। क्यों? क्योंकि ये सब अभी की बीमारियां हैं। पहले की अगर बीमारियां देखोगे सालों से चलती आ रही, बिल्कुल 100 साल से 200 साल से। तो मलेरिया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी नोटिस किया गया कि वहां पर ड्रॉट आया, ये सब चीजें मलेरिया के कारण भी वहां पे मिले थे, मच्छर का, है ना। तो टीबी होना, तो इन सब पे हमने क्या है? ह्यूमन सिविलाइजेशन ने काबू पा लिया अभी जाकर। और कैंसर होना और ये सब चीजें, डायबिटीज, हार्ट अटैक, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपने हाथों से बिगाड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस जानना जरूरी है। तो ग्लोबल डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस पे काबू पाया, R&D बहुत ज्यादा हो गया इसमें, ठीक है। नाउ
2019 में निमोनिया एंड कोई भी रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है वो क्या हुआ, डेडलीस्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस बन गए एंड टुगेदर रैंक्ड एज द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ निमोनिया। अब व्हाट इज दिस निमोनिया? निमोनिया मतलब तेज बुखार आना, है ना, आंखों का पीलापन होना, ये सब चीजें। तो ये क्या करते हैं, ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे फेफड़ों में क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। एंड कंपेयर टू 2000 जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं वो क्या है, फ्यूवर लाइव्स कंपेयर टू द पास्ट। मतलब इसने जो क्लेम किए, मतलब इससे जो मरे लोग हैं वो क्या हुए, कम हुए हैं, विद द ग्लोबल नंबर ऑफ डेथ डिक्रीजिंग बाय नियरली 500,000। तो जो डेथ है वो क्या हुए, डिक्रीज किए, मतलब कम हुए हैं बाय नियरली 500,000, मतलब लगभग 500,000 तक लोगों में डेथ रेट यहाँ पे निमोनिया या फिर दूसरी इलनेस से कम हुआ। ठीक है ना। अब आता है हमारा इंक्रीज इन डिसेबिलिटी। तो व्हाट इज दिस इंक्रीज इन डिसेबिलिटी? तो डिसेबिलिटी मतलब क्या होना, एक होता है डिसेबिलिटी जो हमारे जन्म से होता है, ठीक है, और एक होता है डिसेबिलिटी जो हमारे लिए आगे की लाइफ स्टाइल के कारण डिसेबिलिटीज क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्शन स्टेट दैट द पीपल लिविंग लॉन्गर बट विथ मोर डिसेबिलिटीज, मतलब कि अब ये जो नए प्रोजेक्शन है वो क्या बताते हैं कि इंसान आर लिविंग लॉन्गर बट विथ मोर डिसेबिलिटी एंड इन 2019 पीपल वे आर लिविंग मोर देन 6 years लॉन्गर इन 2000। जो 2019 में है लोग क्या है 6 साल ज्यादा जी रहे हैं 2000 से। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिसेबिलिटी पे भी काफी काबू पा लिया। अगर आप बात करेंगे पोलियो की, तो पोलियो में बहुत बड़ा रीजन था ना, पोलियो फ्री इंडिया हो चुका है ना। पोलियो फ्री इंडिया का मतलब क्या है, आज भी पोलियो के सिम्टम मिलेंगे मगर 1 in a lakh या फिर 2 in a lakh। तो विद ग्लोबल एवरेज ऑफ मोर देन 73 years in 2019 compared to 67 in 2000, but on average only 5 of those additional years were lived in good health। तो 5 आउट ऑफ दैट इज लिविंग इन गुड हेल्थ। तो टू ए लार्ज एक्सटेंट हम क्या कह सकते हैं कि डिजीजेस एंड हेल्थ कंडीशंस जो कॉज करते हैं ज्यादा से ज्यादा डेथ, वो क्या बन जाते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हेल्दी लाइफ ईयर लॉस्ट, है ना। तो हार्ट डिसीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, लंग कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, ये सब क्या है कलेक्टिवली 100 मिलियन एडिशनल हेल्दी लाइफ ईयर को लॉस करता है। एडिशनल मतलब इंसानों की पूरी जिंदगी को मिलाओगे तो सबसे ज्यादा, अगर सारे इंसानों की जिंदगी को मिलाया जाए तो सबसे ज्यादा डिसीजेस ने किसने इफेक्ट किया, डायबिटीज, स्ट्रोक, लंग कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस एंड हार्ट डिसीजेस, है ना। तो ये कंपेयर किया गया है दोनों तरीके से 2000 से 2019 में। तो 100 मिलियन लाइफ लॉस किए गए, है ना। नाउ व्हाट शुड बी द वे आइडिया? तो देखो एस्टिमेट क्या करते हैं, ये हमें रिमाइंड करते हैं कि देयर इज अ नीड टू रैपिडली इंक्रीज प्रिवेंशन। हमें क्या करना है, हमें प्रिवेंशन करना है, डायग्नोसिस करवाना है एंड ट्रीटमेंट करना है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सबसे ज्यादा ये जो डायग्नोसिस का प्रॉब्लम है, आपने डॉक्टर रेड्डी देखा होगा, मेट्रोपोलिस देखे होंगे, ये सब ऑथेंटिकेटेड हैं, आई नो, ठीक है, सबको पता है कि ये सब ऑथेंटिकेटेड हैं, बट इन पे कोई एक लगाम लगाना जरूरी है, कुछ रिपोर्ट्स का जो सर्वे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज भी गांव में जो भी एक झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग देम, दे कैन हैव देयर बिजनेस, दे कैन हैव एवरीथिंग, बट हर बार टाइफाइड डायग्नोस करना, हर बार मलेरिया को डायग्नोस कर देना, कोई भी मरीज जाएगा ब्लड टेस्ट करके, वो क्या करता है, इंसान की लाइफ खराब करता है। क्योंकि आप जब मलेरिया डायग्नोस करते हैं या टाइफाइड डायग्नोस करते हैं तो आप उनको क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, और वो एंटीबायोटिक देना बहुत बड़ा गलत कारण हो जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उस एंटीबायोटिक का डोज कंप्लीट नहीं करते, है ना। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जैसे कि हार्ट अटैक और डायबिटीज और ये सब चीजें, ये एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल के कारण भी होती है ना। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। एंड स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर, अभी मैंने बताया ना गाँव में, स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए तो आयुष्मान भारत योजना है जो हमारे यहाँ काम कर रही है, बट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के लिए भी हमारे लिए योजना होनी चाहिए जो इफेक्टिवली वर्क करे। देयर आर स्कीम्स बट दिस स्कीम शुड हैज टू इंक्रीज, और क्लियर फाउंडेशन चाहिए है व्हेन एवरीथिंग रेस्ट फ्रॉम डीलिंग विद नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस टू मैनेजिंग ए ग्लोबल पेंडेमिक। तो ग्लोबल पेंडेमिक को मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज हाईली रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जरा सा एक नोट है, वो नोट क्या है कि पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी, जीका वायरस डिसीज एंड टीबी, दीज आर कम्युनिकेबल डिसीजेस। देखो जीका वायरस मच्छर से होता है, टीबी आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया टीबी के बारे में, और पर्ट्यूसिस एंड हेपेटाइटिस बी, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये हमारे कम्युनिकेबल डिसीजेस में आते हैं, ठीक है। तो PHZT, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेस है। एंड कैटरैक्ट, कैटरैक्ट मतलब आंखों की जो बीमारियां होती हैं वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आते हैं।
ठीक है, तो व्हाट आर दे, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो ये कौन सी इसमें से कम्युनिकेबल डिसीजेस है अभी बताना है। देखो पर्टियोसिस अभी मैंने बताया, हेपेटाइटिस बी, जीका वायरस एंड टीबी, तो दीज आर कम्युनिकेबल डिसीज, बट कैटेगराइट इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो कैटेगराइट कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं है। 2 को हटाओगे तो वैसे ही अपना आंसर यहां से निकलता है। ओके, नाउ अब 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे, है ना। अब यहां से आप देखोगे तो पर्टियोसिस, तो पर्टियोसिस क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीजेस है। कॉन्फिडेंट हो, पीएच अभी बताया ना मैंने, PHZT, है ना। तो दीज आर कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो आंसर क्या होगा हमारा, ये आंसर होगा, आंसर इज डी ओनली। क्यों, क्योंकि कैटरेक्ट हमें पता है मोतियाबिंद की बीमारी, जो आंखों की बीमारी होती है, वो कम्युनिकेबल थोड़ी ना होती है। अगर हमारे मम्मी पापा को, किसी को, दादा दादी किसी को होता है तो क्या वो हमें हो जाता है, नहीं। बट हेपेटाइटिस बी, टीबी होना, टीबी और ये सब चीजें क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेस बन जाती हैं। ठीक है, तो अब टीबी बहुत बड़ा प्रेवलेंट रेट बनता है। ठीक है, नाउ सेकेंड टॉपिक आज का क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। तो व्हाट इज दिस रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट दैट वी हैव टू सी, रिप्लेसमेंट करना फर्टिलिटी रेट को। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली, महुआ बोला जाता है इसको, मैं महुआ बोलता हूँ, महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर वेलफेयर, ये रिसेंटली सपोर्ट किए हैं अपने रेस्पॉन्स टू ए PIL इन सुप्रीम कोर्ट। तो इनके पास एक PIL, मतलब एक PIL इंसान ने फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग द डेटा, और डेटा किससे मांगा गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनसे डेटा मांगा गया। एंड PIL क्लेम करता है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है इंडिया में, वो मेजर कॉज हुआ है पॉवर्टी का। मतलब कि पॉपुलेशन का एक बार में इतना सारा बढ़ जाना, उससे गरीबी बढ़ी, उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ी, और उससे डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट हुआ। डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट मतलब एक डेवलपमेंट होता है सीधा, है ना, मतलब एक सरकार ने कोई एम बनाया और उसको नीचे तक लेके गए, डिसेंट्रलाइज वे में इंप्लीमेंट किया। और सेकंड वन होता है डिस्टॉर्टेड, मतलब ऐसे ऐसे जाना, है ना, इधर उधर से डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट होना। क्यों, क्योंकि आप अगर रोड साइड देखेंगे, दिल्ली में अगर आप देखेंगे या फिर कहीं पे भी कोई भी बड़े शहर में देखेंगे, तो रोड साइड फ्लाईओवर के नीचे कई सारे गरीब रहते हैं, है ना। गरीब का रहना वहां पे ठीक है, वो जस्टिफाई करता है कि वो गरीब है, वो पॉवर्टी में है, बट वो अपलिफ्टमेंट करना अगर जरा सा चाहेंगे, सरकार अगर उनके लिए मदद करेगी, मतलब दोनों का होना उसमें जरूरी है। इट इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, इट इज अबाउट बोथ द पार्टी शुड इन्वॉल्व, इट इज अबाउट बोथ द पार्टी शुड इन्वॉल्व। इधर पे अवेयरनेस होना सरकार की तरफ से जिम्मेदारी है, और उन अवेयर तरीकों को सही से काम करवाना ये उन गरीबों के और वो पॉवर्टी में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है ना। यहाँ पे अगर करप्शन कम होगा और यहाँ पे अगर अवेयर होके सही तरीके से काम करेंगे, एक वे में काम करेंगे कि मुझे जीना है, मुझे बैगर नहीं बनना है, मुझे पॉवर्टी में नहीं रहना है, तो दे कैन कम आउट ऑफ दैट पॉवर्टी, है ना। और यहाँ पे सरकार को भी वो काम करना जस्टिफाई करता है। तो सरकार और इनका साथ में काम करना इज वेरी रिक्वायर्ड। ओके, और यहां से अगर ये पॉवर्टी से बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली क्रिमिनल एक्टिविटीज कम होंगी। आजकल क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों बढ़ती हैं, एक तो बढ़ती है कि भाई शॉर्ट टर्म में पैसा आ जाता है ना। आपने किसी की चेन खींच ली, ठीक है, आपने किसी का मोबाइल चुरा लिया, शॉर्ट टर्म में पैसा आ गया, बट वो शॉर्ट टर्म का पैसा कुछ काम का है क्या, नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म का ही पैसा होता है, और लॉन्ग टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म का होता है। एंड डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट मतलब अभी मैंने बताया कि अलग अलग तरीके से उसका हौश पौश होना और करप्शन वरप्शन बढ़ने के कारण डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट होता है। अब ये जो PIL है वो सजेस्ट क्या कर रहा है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, हमारे इंडिया में एक पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ भी बनाया गया है, ठीक है। और इसको लेकर इंदिरा गांधी की सरकार को बहुत क्रिटिसाइजेशन भी मिला था। क्यों, क्योंकि उन्होंने स्टरलाइजेशन किया था। स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है, नसबंदी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी टाइम, तो संजय गांधी कौन है, राजीव गांधी के भाई, ओके। तो संजय गांधी वॉज द वन, और मेनका गांधी के हस्बैंड, तो ही वॉज द वन who was responsible और who was highly criticized for this sterilization program in India। क्यों, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि एक जैसे शुक्राणु करके एक मूवी आई थी, शुक्राणु, तो वो मूवी में क्या दिखाया गया कि एक यंग आदमी जिसकी शादी भी नहीं, उसका भी क्या है, नसबंदी करवा दी। ओके, तो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाना अच्छा है। क्यों, क्योंकि घर में 2 ही बच्चे अच्छे, आपने टैगलाइन देखा होगा, है ना, 2 ही बच्चे अच्छे, या फिर कोई भी एक वो आपने अगर पंचायत सीरियल देखा हो, किसी ने अगर पंचायत का सीरियल देखा हो, तो उस पंचायत सीरियल में क्या बताया था कि 2 बच्चे अच्छे, उससे ज्यादा बवासीर, कुछ एक बनाया था, एक उन्होंने टैगलाइन, जिसको हाईली क्रिटिसाइज किया गया था उस मतलब उस पंचायत सीरियल में गांव के लोगों ने। क्यों, क्योंकि उनके तो और भी ज्यादा बच्चे थे। तो ये छोटी छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये जो चीजें होती हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं।
पॉपुलेशन कंट्रोल करना अगर आपको करना है तो यू हैव टू अडॉप्ट ए मॉडल बेस्ड ऑन चाइना, क्योंकि इट इज हाईली रिक्वायर्ड इन इंडिया एंड इट इज देयर आर डेटा विच शोज कि 2027 तक इंडिया विल गोइंग टू ओवरकम चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। चाइना में क्या है, वन चाइल्ड पॉलिसी है, इंडिया में वन चाइल्ड पॉलिसी को शुरू किया गया बट वापस बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में जब तक हम सन मेटाफोर की अगर क्राइटेरिया देखेंगे, व्हाट इज दिस सन मेटाफोर, व्हाट इज दिस सन मेटाफोर, सन मेटाफोर का मतलब क्या है कि एंड का जो चाइल्ड है, मतलब अगर घर में 3 बच्चे हैं, अगर घर में 3 बच्चे हैं, ओके, अगर घर में 3 चाइल्ड हैं, ओके, तो आखिरी बच्चा आपको हमेशा देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बॉय होगा। वाई? बिकॉज देयर इज ए वी कैन से ट्रेंड गोइंग ऑन कि बच्चा एक होना चाहिए, वो मेल होना चाहिए घर में, और वो सुपुत्र होगा तो वो वंश को आगे बढ़ाएगा। बट दिस इज ऑल बुलशिट, है ना, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि देयर आर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे इंडिया में, दुनिया में। ये सब चीज़ें अपने आने वाली जनरेशन को कभी मत देखना। घर में अगर 3 बच्चे हैं तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए बच्चे पैदा करने से पहले कि आप लोग उन बच्चों को कैरी कर पाएंगे कि नहीं। भगवान का रूप है, भगवान का रूप है कहकर नहीं करना है अभी, ठीक है। भगवान का रूप होकर कहने का जमाना चला गया। यू हैव टू कन्विंस यूर इन लॉज, यू हैव टू कन्विंस यूर फादर मदर एवरीवन कि ये सब चीज़ें अभी खत्म करना है, ओके। दिस मॉडल ऑफ चाइना अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड टू गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू फ्रेम ए लॉ ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग वी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इंडिया में फर्टिलिटी रेट अब हो रहा है क्या, डिक्लाइन। तो एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए इंडिया में, या फिर एक एवरेज फर्टिलिटी रेट की क्या है, 2.1 एक एवरेज फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, ठीक है। एक महिला में एक जो टोटल फर्टिलिटी रेट है हमारे यहाँ पे, एक एवरेज फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होता है। एंड सेंटर टोल्ड सुप्रीम कोर्ट that India is close to achieving a replacement level of fertility rate of 2.1 by 2025 through various birth control measures। अच्छा, आपने कॉपर टी का नाम सुना होगा, है ना। आजकल क्या होने लगा कि जैसे मेल है या फिर फीमेल है, आफ्टर हैविंग देयर बेबी तो वो एक ऑपरेशन करा लेते हैं ना, तो वो नसबंदी होती है। एक नसबंदी होती है टेम्पररी, एक नसबंदी होती है परमानेंट। जैसे कॉपर टी को लगा लेना है या फिर कोई भी चीज़ों को इस्तेमाल करना, वो क्या है, टेम्पररी नसबंदी कहलाती है, स्टरलाइजेशन। और अगर परमानेंट करवाना है तो वो जो स्पर्म क्रिएट करता है हमारी बॉडी में या फिर ओवरी में जो इजैकुलेशन करता है और जो एग्स को बनाता है उसको कम करना, तो टेम्पररी बेसिस पे करना इज गुड। तो वेरियस बर्थ कंट्रोल मेजर्स हमारे इंडिया में अपनाए जा रहे हैं। तो इंडिया में क्या कहा सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कि हम मतलब इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट अचीवमेंट, ठीक है। अब इसी में आता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ये हमारे इंडिया में बनाई गई थी। ये क्या करती है, ये एम करती है अचीवमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ओके। नाउ ये तो अपनी 2 चीजें हो गई। थर्ड वन क्या है कि इंडिया इज विटनेसिंग एक कांस्टेंट डिक्लाइन इन द टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया जो है TFR टोटल फर्टिलिटी रेट में कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। और इंडिया में सबसे ज्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट आई थिंक यूपी में था, वो 3.2, मतलब जितना ज़्यादा होना है फर्टिलिटी रेट वो भी गलत होता है और कम होना भी गलत होता है, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू ए वुमेन ओवर लाइफ टाइम। तो व्हाट इज दिस टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि एक महिला में जागरूक होना, मतलब एक महिला उसके शरीर में बच्चे पैदा करने की क्षमता को हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, ओके। तो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट वो कितना था, 3.2 था 2000, मतलब सन 2000 में वो कितना था, 2000 था। और कंपेयर टू 2.2 मतलब हम 2.1 के करीब आ गए। और 2.1 क्या है, एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट माना जाता है, ठीक है। 2018 में कितना था, 2.2। तो अगर आपसे कहीं पूछते हैं सोशल इश्यूज में सोसाइटी में कि व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, तो यू हैव टू डिफाइन। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो PIL है उसका एक ये जो आया मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड सोशल जस्टिस, उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूटीज 25 आर देयर जो कि ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं क्या, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 और लेस होना भी गलत है। याद रखना, टोटल फर्टिलिटी रेट से कम होना भी गलत है, क्योंकि देयर आर मॉडर्न सिविलाइजेशंस आजकल हमें देखने को मिलती हैं, वो क्या करती हैं, बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते हैं, तभी तो सरोगेट मदर और ये सब आने लगे हैं। तो ये जानबूझ के नहीं करना चाहते। अगर उनसे अगर नहीं देखना है तो इंस्पिरेशन लो हमारे एक्टर एंड एक्ट्रेस से, जैसे कि करीना कपूर का सेकंड बेबी आ रहा है ना, शाहिद कपूर उनके भी सेकंड बेबी है, ऐसा कुछ है। विराट कोहली, यू कैन टेक द एग्जांपल अनुष्का शर्मा, ओके, अनुष्का शर्मा, देन रैना, देन रोहित शर्मा, इन सब की वाइफ्स को अगर आप देखेंगे, या फिर सानिया मिर्जा इटसेल्फ ए पर्सनालिटी, है ना।
तो एज पर द सेंसस 2000 से लेके 2011 तक फर्स्ट डेकेड इज द 100 ईयर विच हैज अडॉप्टेड लेसर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। मतलब कि इट इज द फर्स्ट डेकेड इन द 100, मतलब 100 साल में ऐसे 10 साल पहली बार आए हैं जब लेसर पॉपुलेशन को ऐड किया गया है पिछले बार से। मतलब अगर हम बात करेंगे 1991 के डेटा से, अगर हम बात करते हैं 1991 के डेटा से 2001, और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं 2001 और 2011 में, तो हमने यहाँ से कम पॉपुलेशन लेके, मतलब पैदा हुई है यहाँ पे, बट अगर आप 2001 और 2011 का देखेंगे तो ज़्यादा होगी, है ना। तो 2001 से 2011 डिकेड हैज आल्सो रजिस्टर्ड द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन द डिकेडल ग्रोथ रेट फ्रॉम 21.5% इन 2000 इस वाले समय में एंड 17.6%। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन उठ के डायरेक्टली आ सकता है कि आपका जो डिकेडल ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन में, क्या वो डिक्लाइन हुआ था इस पीरियड में? तो यस, इट हैज डिक्लाइंड, है ना। नाउ व्हाट इज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी? तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है? तो इट इज ए लेवल ऑफ फर्टिलिटी जिसमें पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस करती है एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से। जैसे कि अपने मम्मी पापा ने अपने दादा दादी को रिप्लेस किया, है ना, तो कंप्लीटली क्या किया? रिप्लेस कर लिया, एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड द रेट इज रफली 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, है ना। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कितना है? इतना है। तो ऑल्दो इट में वेरी विद द मोर्टेलिटी रेट ऑल्सो। एंड डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हुआ? जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है वो क्या है? टेकन एज एवरेज ऑफ 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन। एंड कंट्रीज जिसमें हाई इन्फेंट होता है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है, इन्फेंट मतलब बच्चे पैदा होने के, हाई इन्फेंट मतलब बच्चा, हाई इन्फेंट मतलब ज्यादा बच्चे, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट मतलब कि उनका मरना, चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब मौत, डेथ रेट। तो एवरेज नंबर ऑफ बर्थ में नीड टू बी मच हायर। तो ये जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है एंड हाई इन्फेंटिलिटी को बढ़ाना है। एक्चुअली में हाई इन्फेंट भी नहीं होना चाहिए और चाइल्ड मोर्टेलिटी भी नहीं होना चाहिए। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है और माल न्यूट्रिशन होना या फिर स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारे रीजन होते हैं, या फिर अंडर नरिशमेंट, माल नरिशमेंट, इन सब चीज़ों के कारण मोर्टेलिटी होना। मोर्टेलिटी मतलब डेथ होना चाइल्ड का, ओके। और हाई इन्फेंट मतलब बच्चों का पैदा होना। तो हाई इन्फेंट भी गलत है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी गलत है। नाउ व्हाट इज दिस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000? तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 2000 shows that government's commitment to address the issue of contraception, maternal health and child survival। मतलब ये चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ना, कंट्रोल करने के लिए। मैटरनल हेल्थ मतलब माँ के जो हेल्थ होता है, ओवरी का, या फिर हम बोलते हैं जो भी चीज़ें होती हैं टू फॉर्म अ बेबी, उनकी हेल्थ को डिफाइन करना। एंड चाइल्ड का सर्वाइवल मतलब आफ्टर बर्थ चाइल्ड सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सब डिफाइन कहाँ होता है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में डिफाइन होता है। एम क्या है इसका? एम है अचीव करना रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी थ्रू वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म करना है चॉइस एंड टारगेट फ्री अप्रोच। हमें वॉलंटरी थ्रू फर्टिलिटी रेट का पता करना, उसमें इंफॉर्मेशन लाना और टारगेट फ्री अप्रोचेस को देखना। तो इसमें काम कौन करता है? तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किसका होगा? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का होगा। ये गाइड करता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को। और ब्रिंग क्या करता है? तो इट एम्स टू ब्रिंग टीएफआर टू द रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2010 थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस। एंड इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो 2018 में हमने क्या देखा कि जो टीएफआर है वो कितना हो गया? 2.2, है ना। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? अचीव करना स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। मतलब एक हमारे यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन हो, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही हो, एक्सेस में बच्चे ना पैदा हो, ठीक है। नहीं तो फिर चाइना से तो आगे हम निकल ही गए हैं, ओके। नाउ प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है क्या। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट जिसमें पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस करता है इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एंड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट इज 2.1 फॉर ऑल द कंट्रीज। तो क्या ये ऑल द कंट्रीज आता है? ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। आई विल ब्रिंग मोर टॉपिक रिलेटेड टू दिस। थोड़ा सा नेट का इशू है इसलिए आई एम नॉट एबल टू टेक लाइव क्लासेस। तो आई डोंट वांट टू इंटरप्ट द क्लासेस, क्योंकि अभी देखो मैंने आपको एक वन गो में पढ़ा दिया, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम कि आप लोग वो बफरिंग में थोड़ा सा टाइम इशू हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द टॉपिक, ओके। एंड इसके बाद TJLIV इज माई कोड, प्लीज गो एंड अवेल 10% डिस्काउंट इफ यू वांट टू परचेज द कोर्स। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हर टीचर हर एजुकेटर को यही चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड TJLIV तारकेश्वर जैन PSIR is my Telegram channel, and you can collect the PDF from there, okay. So thank you so much.